ओके सर। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने डिस्कस ये किया है कि बॉडी का अगर हमको एक्सीलरेशन मालूम है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, उस फोर्स की वजह से आएगा एक्सीलरेशन, और उस एक्सीलरेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आएगा। मतलब जो कंसेप्ट वाइज अगर चलें तो सबसे पहले फोर्स है, फोर्स के बाद एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने एक्सीलरेशन से लेके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक का रास्ता कवर किया है कि अगर हमको बॉडी का एक्सीलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो टी टाइम के बाद बॉडी कहाँ पहुंचेगी, वेलोसिटी कौन से एंगल पे होगी, एक्सीलरेशन से क्या एंगल होगा, इन सारे बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। लॉज ऑफ मोशन बेसिकली समझ लो रास्ता है फोर्स से लेके एक्सीलरेशन तक का, कि अगर बॉडी के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं तो उनकी वजह से बॉडी का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, कब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, कब बॉडी एक्सेलरेटिंग होगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे। तो फोर्सेस हमें कई टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। फोर्सेस जैसे कि वेट हो गया बॉडी का, जिसको हम mg से डिनोट करते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। और एक फोर्स और हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात ये लिख देते हैं कि फ्रेम कौन कौन से हो गए। तो बस नाम हमें पता होना चाहिए, इनका नाम और इनके क्या मतलब है इनका। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का है, एक है इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बस हम एक लाइन इसमें मेंशन कर सकते हैं। इनर्शियल के लिए बोल सकते हैं कि नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम जो है, नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम, उनको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोल रहे हैं, यानी जिनका एक्सीलरेशन जीरो है। अच्छा, एक्सीलरेशन जीरो बोलने में वो भी आ गए जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो भी आ गए जो रेस्ट पे हैं। तो फ्रेम अगर रेस्ट पे है, फ्रेम का मतलब समझे ना कि नहीं समझे, फ्रेम का मतलब क्या है। फ्रेम का मतलब ये है कि देखो जो भी ऑब्जर्वेशन हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी इतनी दी हुई है, पोजीशन ये दी हुई है, ठीक है, या बॉडी का एक्सेलरेशन ये है, फोर्सेज ये लग रहा है, तो जो भी ऑब्जर्वर ये सब डेटा नोट कर रहा है, उस ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है वो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। मतलब इट इज सिंपली अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू द ऑब्जर्वर। अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इट इज सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड टू दी ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे अगर खड़ा है तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो जाएगा। ऑब्जर्वर अगर मूविंग बस में है तो मूविंग बस हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करेंगी, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करेंगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं, तो देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करेंगी। यानी अगर हम फ्रेम चेंज करते हैं, ग्राउंड से अगर हम मूविंग बस में चले जाएंगे तो इन सारी क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग लोग अलग अलग वैल्यू बताएंगे क्योंकि उनका फ्रेम अलग अलग है। तो फ्रेम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जो नॉन एक्सीलरेटिंग है, और नॉन इनर्शियल जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेटिंग फ्रेम, ठीक है। और एक बात हम यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के तीन लॉ हम लोग देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। तो जरा शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट लॉ क्या है बताते जाओ। फर्स्ट लॉ में सिंपली ये बोलते हैं, फर्स्ट लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ
इनर्शिया। और हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। स्टेटमेंट तो सभी ने सुनी रखा होगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इफ देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट। मतलब बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगी। तो ऐसा तभी होगा, चेंज ऑफ स्टेट तभी होगा जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट्स कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जिस फ्रेम से हो रहे हैं उस फ्रेम को हम लोग बोल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना, ज़्यादा और डिटेल की ज़रूरत नहीं है। देन सेकेंड लॉ में क्या खास बात है, सेकेंड लॉ में बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो या तो हम इसको ये लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है उसको हम लोग लिखते हैं एम इंटू वी वैक्टर। तो अगर यहाँ पे हम लोग डी पी अपॉन डी टी करते हैं तो डी पी अपॉन डी टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी। हालांकि डी एम बाई डी टी का काम तब आएगा जब मास सिस्टम का चेंज हो रहा हो, और सिस्टम का मास चेंज होगा अगर, तो ये वाला फोर्स जो है ये भी लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मली ये थ्रस्ट फोर्स जो है ये उस जगह लगेगा जहाँ पे मास चेंज वाले एग्जांपल्स आएंगे। जैसे सपोज रॉकेट प्रोपल्शन है, कि रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे फोर्स मिलता है रॉकेट को, रॉकेट जो है नीचे की तरफ गैसेस इजेक्ट करेगा। तो उस सिस्टम का मास वेरिएबल हो गया है। तो मास अगर हम पीछे की तरफ इजेक्ट कर रहे हैं वी वेलोसिटी पे, तो उस सिस्टम को आगे की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स मिलेगा विच इज डी एम बाई डी टी इंटू वी। ठीक है ना। और दूसरा जो पार्ट है इसका एम इंटू डी वी बाई डी टी, ये हमारा ज़्यादातर पॉपुलर पार्ट है जिसको हम लोग एफ इक्वल टू एम ए बोल देते हैं। बट ध्यान रखना कि एफ इक्वल टू एम ए की एप्लीकेबिलिटी तभी आएगी जब मास ऑफ सिस्टम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो फिर हमें वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा व्हेन मास इज कांस्टेंट। देखो, ठीक है। थर्ड लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि स्टेटमेंट देखा जाए तो थर्ड लॉ का सबसे सिंपल है। वी सिंपली स्टेट कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको जरा समझना क्योंकि थर्ड लॉ में हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछूं कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है, इसको हम लोग शॉर्ट में एफबीडी बोलते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो फोर्सेस दो टाइप के हैं, एक तो जो बॉडी लगा रही है किसी और बॉडी पे, और एक है कि जो सराउंडिंग लगा रही है बॉडी के ऊपर। तो ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, ठीक है ना, ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर शोन इन एफबीडी। ध्यान रखना, ऑन पे फोकस रखना, ये जो ऑन लिखा हुआ है इस पे फोकस रखना। ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी, मतलब बाई द बॉडी नहीं है, ऑन द बॉडी वाले हैं। तो जरा बताओगे कि इस एम के ऊपर जो मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है सिंपली एक सरफेस पे, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? क्यों भाई? नॉर्मल फोर्स लग रहा है। एक बोलेंगे भाई इसका वेट लग रहा है, इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, और एक बोलेंगे नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ कि ये mg किसने लगाया और किस पे लगाया? ये जो सरफेस पे। mg किसने लगाया, ध्यान से एकदम एक एक बिल्कुल बारीकी से सोच के जवाब देना। mg किसने लगाया है और किस पे लगाया है? ब्लॉक ने ग्राउंड पर। नहीं, ब्लॉक ने ग्राउंड पे नहीं, ये mg किसके ऊपर लग रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। ब्लॉक पे।
ये mg ब्लॉक पे लग रहा है ना, ऑन ब्लॉक है, तो ये बाई क्या है, बाई किसने लगाया है? ग्राउंड नहीं बोलेंगे, ऑन ब्लॉक है। बताओ ये mg क्या है, बाई अर्थ ऑन ब्लॉक है। और ये नॉर्मल किसने किस पे लगाया है? ये नॉर्मल किसने किस पे लगाया है? तो ये नॉर्मल लगाया है बाई सरफेस, बाई सरफेस ऑन ब्लॉक। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा केस है, ये है बाई सरफेस ऑन ब्लॉक और ये है बाई अर्थ ऑन ब्लॉक, तो ये दोनों फोर्सेस कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं कहलाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक है। मैं जैसे ही पूछता हूं कि mg अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन क्या है, तो हमेशा जवाब यही मिलता है कि रिएक्शन n है। mg का रिएक्शन n नहीं है। रिएक्शन और एक्शन को ही ध्यान से समझना है इस हेडिंग में, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ में। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि जैसे बॉडी ए है, ठीक है, और बॉडी बी है, दो बॉडी है, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर सपोज कुछ फोर्स लगा रही हैं। तो एक फोर्स मैंने ये दिखाया, ये हो गया एफ ए बी, एक फोर्स मैंने ये दिखाया, ये हो गया एफ बी ए। क्यों भाई? तो ये जो एफ ए बी है ये बनेगा बाई बी ऑन ए, और ये जो एफ बी ए लिखा हुआ है तो ये बोलेंगे बाई ए ऑन बी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही है ना, ये जो सिचुएशन मैंने बनाई हुई है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये जो पेयर है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ही यही है कि बाई ए ऑन बी, बाई बी ऑन ए। जब ऐसा होगा तभी उस पेयर को हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ये जो पेयर है एन और एम जी, ये एक्शन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तुम इनकी ये जो लिखा हुआ है इससे चेक कर सकते हो। और दूसरी खास बात ये कि जो एक्शन और रिएक्शन होंगे ये दो अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। एक ए पे लगेगा तो दूसरा बी पे लगेगा, दोनों एक ही बॉडी पे कभी भी नहीं लगेंगे। तो ये जो एन और एम जी है दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एम जी एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा? ऑन अर्थ बाय बॉडी होगा। तो देखो अगर हमें mg का रिएक्शन स्टडी करना है तो हमको अर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ये बॉडी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस बॉडी के ऊपर mg लग रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, क्यों भाई? और अर्थ के सेंटर पे एक mg लग रहा होगा टुवर्ड्स बॉडी, क्यों भाई? तो ये दोनों जो बनेंगे ना, ये दोनों कहलाएंगे एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फिलहाल ये थर्ड लॉ क्लियर है? थर्ड लॉ में जो खास बात है बोलो, एक्शन रिलेटेड। तो एक्शन और रिएक्शन पहचानने में सबसे पहले तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना दोनों कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगेंगे। एक अगर ए पे लग रहा है तो दूसरा बी पे लगेगा। बाई ए ऑन बी होना चाहिए, बाई बी ऑन ए होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड लॉ में ये थोड़ी खास बात है जो ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लो, कुछ डाउट है पूछो। इसके बाद आते हैं फोर्सेस में। तो फोर्सेस कौन कौन से हैं हमको जो स्टडी करने हैं? तो देखो फोर्सेस हो गए टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, फोर्सेस हो गए नॉर्मल कांटेक्ट, ठीक है, और फोर्सेस हो गया है वेट mg, देन फोर्सेस हो गए स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप का है, एफएस और एफके, और हो गया सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स को तो खैर अलग कर दो, बिकॉज सूडो फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। रियल फोर्स यही पहले वाले हैं, पहले वाले 5 जो हैं दे आर रियल फोर्सेस। रियल फोर्स का मतलब यही है कि जो रियल में एप्लीकेबल है, ठीक है ना।
जो रियल में एप्लीकेबल हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हमें हर एक फोर्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो फोर्स कब लगेगा, ठीक है ना, वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू हर बार कांस्टेंट है या वैल्यू उसकी वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद वो फोर्स पुशिंग नेचर का है या पुलिंग नेचर का। भाई फोर्स दो टाइप का हो सकता है, पुलिंग हो सकता है, पुशिंग हो सकता है। तो जरा बताओगे कि ये जो वेट है mg, ये पुलिंग है या पुशिंग है? वेट mg इज पुशिंग और पुलिंग? पुलिंग। पुलिंग फोर्स है, वेरी गुड। इसी तरह से जो टेंशन इन स्ट्रिंग है, ये कैसा है? टेंशन इन स्ट्रिंग पुलिंग है या पुशिंग है? पुलिंग है ये भी पुलिंग है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसा है? पुशिंग। नॉर्मल कांटेक्ट इज पुशिंग। मतलब जैसे हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी पे वो जो चेयर का सरफेस है वो पुशिंग फोर्स लगा रहा है और हम चेयर के ऊपर पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड। तो नॉर्मल कांटेक्ट पुशिंग है। देन स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स दोनों तरह का हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड है या वो एक्सपैंड है, ठीक है ना। और फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा अलग नेचर का है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेस पे टेंजेंशियल लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम पुलिंग और पुशिंग वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे। क्लियर है? यस सर। तो अब हम सर ये सबसे पहला सूडो फोर्स में नहीं होगा सर, पुलिंग और सूडो पुशिंग। फोर्स, सूडो फोर्स एक्चुअली ना उसका नाम ही सूडो है। सूडो का मतलब समझते हो ना, जो रियल नहीं हो। तो सूडो फोर्स तो फोर्स ही नहीं है देखा जाए तो। सूडो फोर्स का बस नाम ही है फोर्स, बट सूडो फोर्स कोई भी फोर्स नहीं है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि सूडो फोर्स की वजह से वो आगे निकल गया, क्योंकि सूडो फोर्स है ही नहीं, फोर्स ही नहीं है। सूडो फोर्स को तो हम लोगों ने इसलिए डिफाइन किया है जिससे कि जो न्यूटन्स लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हमको करेक्ट आंसर दें। तो सूडो फोर्स एक तरह का करेक्शन है। जैसे हम लोग जीरो एरर में करेक्शन लगाते हैं, वैसे ही सूडो फोर्स भी एक तरह का एफबीडी में करेक्शन है कि अगर एफबीडी में हम सूडो फोर्स नाम का करेक्शन लगा दें तो हमको न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हमको करेक्ट आंसर्स देंगे। तो सूडो फोर्स इज नॉट अ फोर्स, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जरा इक्विलिब्रियम पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 5 kg का ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इधर से लेट से एंगल 60 डिग्री है और इधर से लेट से एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो इन स्ट्रिंग्स में हमको टेंशन फाइंड करना है कितना होगा, T1 एंड T2। स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन आएगा तो वो टेंशन का वैल्यू निकालना है कितना होगा। करोगे ट्राई अपने आप, करो। देखो अगर एफबीडी जब हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, एफबीडी जब हम बना रहे हैं तो एफबीडी का मतलब है कि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं हम वो सारे फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर दिखाएंगे, ठीक। अब ये तुम एफबीडी उसी जगह बना सकते हो जहाँ डायग्राम बना हुआ है, या समझने के लिए थोड़ा अभी फिलहाल अलग बना लेते हैं। तो देखो एक तो इसका वेट हो गया, वेट कितना लगेगा 5g इधर, फिर इसके ऊपर एक हो गया इधर की तरफ T2 देखो, और एक हो गया इधर की तरफ T1। ये इसके ऊपर तीन फोर्सेज हैं। ध्यान से देखो तो T2 और T1 हॉरिजॉन्टल से 60 और 30 बना रहे हैं, और ये हो गया वर्टिकल। अब ये बताओ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या बॉडी एक्सेलरेटिंग है? तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मतलब है कि बॉडी के ऊपर वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो तुम T1 T2 के कंपोनेंट्स कर सकते हो। T1 का इधर आएगा T1 cos 30 और T2 का इधर आएगा T2 cos 60। वर्टिकल में बनाओगे तो इधर आएगा T2 sin 60 और T1 का इधर आएगा T1 sin 30। तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस अब बैलेंस कर दो, तो क्या इक्वेशन बनाओगे? तो एक इक्वेशन बनाओगे T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60,
और एक इक्वेशन बनेगी T1 sin 30 प्लस T2 sin 60, दिस इज इक्वल टू mg। तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, T1 T2 कैलकुलेट होके आ जाएंगे। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, T1 T2 कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। बताओ, अगर तुम्हें ये नहीं लगाना है तो हम साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल से हम लोग ये बोलेंगे, ध्यान से देखना साइन रूल से क्या बोलेंगे। साइन रूल से इधर लग रहा है 50, इधर की तरफ लग रहा है T2 और इधर की तरफ लग रहा है T1। देखना, ये वाला एंगल ध्यान से देखो तो 150 डिग्री है, ये वाला एंगल ध्यान से देखोगे तो 120 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो साइन रूल को अगर हम फोर्सेस के फॉर्म में लगाते हैं तो दिस इज ऑल्सो नोन एज लामीज थ्योरम। ये भी तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैथ्स में, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज T1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 50 अपॉन साइन 90। तो तुम यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो T1 T2 जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम ये मेथड भी लगा सकते हैं कंपोनेंट करके, या फिर हम ये भी लगा सकते हैं। बट ये वाला जो मेथड है ये एप्लीकेबल तभी आएगा जब तीन ही फोर्स होंगे। 4-5 हो गए तो फिर काम नहीं बनेगा। 3 में लगा सकते हैं ये, लामी और लामी कहो या फिर साइन रूल बोलो, बोलिए। क्लियर है? और एक देखो, एक और अच्छा यस सर। इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। सपोज ये मास दिया हुआ है 2 kg और ये मास दिया हुआ है 1 kg, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, नहीं ये वाला एंगल अननोन है, थीटा है, ठीक है। तो हमें T1 T2 T3 निकालना है और एंगल थीटा निकालना है। सिस्टम रेस्ट पे है। फाइंड T1 T2 T3 एंड एंगल थीटा निकालो। देखो इसमें ये वाला एंगल और ले लो, ये वाला एंगल अगर जरूरत पड़ रही होगी, ये वाला एंगल इसमें 60 डिग्री ले लो। अब निकालो। देखिए इसमें जैसे 1 kg का एफबीडी बना है अगर, ठीक है, तो 1 kg के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो उसका देखो ध्यान से, उसका वेट 10 न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। इधर की तरफ T1 हो गया और इधर की तरफ T2 हो गया। T1 वर्टिकल से 30 वर्टिकल से थीटा बना रहा है और T2 वर्टिकल से 60 बना रहा है। इसी तरह 2 kg का एफबीडी बनाओ। 2 kg के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस हो गए, तो देखो इधर की तरफ T3 हो गया, उसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, और T2 इधर की तरफ हो गया, T2 वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। देखो तो हमें एक इक्वेशन तो यहाँ से मिलेगी 2 kg के लिए। ध्यान से देखो, अगर T2 के कंपोनेंट करें, T2 का इधर वर्टिकल कंपोनेंट होगा T2 cos 60 और T2 का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T2 sin 60। तो अगर हम बैलेंस करें तो बनेगा T2 cos 60 इक्वल टू 20 और T2 sin 60 इक्वल टू T3। तो तुम्हें यहाँ से T2 भी मिल जाएगा और T3 भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। T2 की वैल्यू मिलेगी 40 न्यूटन और T3 की वैल्यू क्या मिलेगी, T3 की वैल्यू 20√3 न्यूटन। इधर आ जाओ, 1 kg का एफबीडी अगर बनाए
तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin थीटा। T2 का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 60, और T2 का वर्टिकल में कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 60। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा T1 sin थीटा इज T2 sin 60, और T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos 60 एंड प्लस 10। देखो, तो T2 की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें T1 भी मिल जाएगा और थीटा भी मिल जाएगा। बताओ, बैलेंसिंग के ऊपर था क्वेश्चन, सीधा सीधा बैलेंस कर रहे हैं फोर्सेस। बोलिए। यस सर। यस। और देखो एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग्स हैविंग मास, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं चेन वगैरह का केस होता है। तो स्ट्रिंग हैविंग मास हो या फिर चेन हो, उसमें जो टेंशन होगा ना, वो जरूरी नहीं है कि टेंशन हर जगह एक जैसा हो। जैसे मान लेते हैं कि ये चेन है, और इस चेन को हमने सीलिंग पे दो जगह अटैच किया हुआ है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया सी। तो हमें इसमें निकालना है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें निकालना है फाइंड टेंशन फोर्स एट ए बी एंड सी। फाइंड टेंशन फोर्स एट ए बी एंड सी। तो देखो, इनको करने का तरीका ये होता है, क्योंकि चेन में हर जगह टेंशन हो सकता है अलग अलग होगा। तो मास वाला स्ट्रिंग है या फिर चेन है, तो हमें जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, हम एक काम ये कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे उसको कट कर देते हैं। उस पॉइंट पे उसको कट कर दो, और कट करने के बाद जो उसके दोनों पार्ट्स हैं उनके बीच में हम एक मासलेस स्ट्रिंग लगा देंगे। जो मासलेस स्ट्रिंग हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, ऊपर जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। तो हैवी पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक मासलेस स्ट्रिंग लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ की है जहां पे हम इनको कट करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं कि केवल इतने पार्ट का एफबीडी बनाते हैं। ध्यान से देखना, तो सी पॉइंट पे जब मासलेस स्ट्रिंग लगाएंगे और ए पॉइंट पे जब मासलेस स्ट्रिंग लगाएंगे, ध्यान से देखना, तो इस मासलेस स्ट्रिंग में इधर की तरफ लगेगा टीसी, और इस मासलेस स्ट्रिंग में इधर की तरफ लगेगा टीए। टीए हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, और इतने पार्ट की चेन का मास कितना होगा, वेट कितना होगा। अब ये आधा ही चेन तो है, तो आधे चेन का वेट क्या होगा, क्यों भाई, आधे चेन का वेट आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mg/2। देखो, तो अब इसके ऊपर यही तीन फोर्सेज हैं और ये रेस्ट पे है, यही तीन फोर्सेज हैं, बैलेंस है, तो इनको बैलेंस कर सकते हैं। टीए का इधर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आएगा टीए cos 30, और टीए का ऊपर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो आएगा टीए sin 30। तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स हैं, तो वर्टिकल में हो जाएगा टीए sin 30, और टीए sin 30 इक्वल बनेगा mg/2 के। और हॉरिजॉन्टल में टीए cos 30 इक्वल बनेगा टीसी के। तो तुम देखो यहाँ से टीए आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, और टीए और टीबी की मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि सिमेट्री है। बताओ, स्ट्रिंग्स हैविंग मास, अभी हम और एग्जांपल दे रहे हैं करने के लिए। उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस ये है कि जहां पे भी हमको टेंशन निकालना है, हम वहां पे उसको देंगे कट कर देंगे, और वहां पे कट करने के बाद उसके जो दोनों पार्ट्स होंगे उनको हम एक मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ देंगे। अब मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ने के बाद सिर्फ उतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन दिखा दिया, एक तरफ टीए हो गया, एक तरफ टीसी हो गया। और क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, बैलेंस है, तो हम बैलेंस है तो इसके ऊपर सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए, वर्टिकल वाले बैलेंस कर दिए, हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस कर दिए।
बोलिए, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें मैंने ये किया है, कंपोनेंट में डिवाइड करना नहीं समझ। कंपोनेंट में डिवाइड करना नहीं आता है। अरे देखो, कोई भी फोर्स है, जैसे ये एफ है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल आसान है, जो थीटा के पास है वो कॉस है, और जो थीटा से दूर वाला है वो साइन है। ठीक है, तो इस टी ए के कंपोनेंट किए, ध्यान से देखो, इधर की तरफ हो गया टी ए कॉस 30, इधर की तरफ हो गया टी ए साइन 30। अब जो टी ए साइन 30 है वो एम जी बाई 2 के इक्वल है, और टी ए कॉस 30 टी सी के इक्वल है। देखो, दो वर्टिकल में है, दो हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल वाले दोनों आपस में बराबर कर दिए, वर्टिकल वाले आपस में बराबर कर दिए। ऐसे एक बात बताना मुझे, जैसे मान लेते हैं कि सीलिंग से एक रोप कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक रोप है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, और यहाँ पे हमने सस्पेंड कर रखा है 1 kg। ये पॉइंट ए है, मिड पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो हमें निकालना है ए बी सी पे क्या टेंशन होंगे, टेंशन एट ए, टेंशन एट बी एंड टेंशन एट सी। निकालोगे इसको, निकालो। एक हैवी रोप है, तो उस हैवी रोप में क्या होगा, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। तो हमें ए पॉइंट सबसे ऊपर वाला, सी पॉइंट सबसे नीचे वाला, और बी पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, वहां पे टेंशन फाइंड करना है। देखो, करो ट्राई। सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है वहां पे हम इसको कट कर देंगे। तो बी पे कट करना है, सी पे कट करना है, और ए पे कट करना है, 3 कट लगाने हैं। क्यों भाई? तो जब हम ए पॉइंट का एफबीडी बनाएंगे ना, तो ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे जब टीए लगेगा तो वो जो टीए है वो पूरे वेट को बैलेंस कर रहा है। और पूरा वेट कितना है, पूरा वेट में 2 kg का रोप है और 1 kg का ब्लॉक है, तो टोटल 3 kg हुआ। तो टीए को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टीए 30 न्यूटन होगा। इसी तरह अगर टीबी निकालना चाहते हो, तो टीबी निकालने के लिए इतना पोर्शन देखो, तो इतने पोर्शन का मास कितना आएगा, इतने पोर्शन का मास 2 kg आएगा। तो यहाँ से अगर हम टीबी निकालेंगे तो टीबी की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी, और टीसी निकालेंगे तो सिर्फ 1 kg का ब्लॉक उसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे टीसी की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगी। क्यों भाई? ओके सर। अच्छा, इसी में एक काम अगर हम ये करें, अगर मूविंग केस हो, जैसे मान लेते हैं ये सपोज 1 kg है, ये सपोज 2 kg है, और ये रोप भी 0.5 kg है, ठीक है। और इस सिस्टम के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है लेट्स से 5 न्यूटन, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप, टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप, रोप के मिड पॉइंट पे टेंशन फाइंड करना है। देख लो, अगर इसका प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो देखो, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देखो कि क्या ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या मूविंग होगा। तो तुमको ये बात समझ में आ गई कि ये मूव करेगा, रेस्ट पे तो नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा, मूव करेगा तो किधर मूव करेगा, तो किधर मूव करेगा निकालने के लिए अब हमको ये तो मालूम है कि ये तीन कौन कौन है, 3 में 2 ब्लॉक हो गए और 1 स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, 2 ब्लॉक हो गए 1 स्ट्रिंग हो गई। तो ये तीनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा, ठीक। अभी बताओ कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल वर्टिकल फोर्स कितना है और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स बनेगा इस पे 10 न्यूटन, और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अगर देखो तो ये 3 kg का तो ब्लॉक हो गया और 0.5, तो इस पे 35 न्यूटन का
वेट और लगेगा। ध्यान से देखो, यानी जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लगेंगे वो ये तुम्हारे सामने है। तो देखो सिस्टम का एक्सीलरेशन हम लोग लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब हुआ कि उस सिस्टम को टोटल जो चलाने वाला फोर्स है, जिसकी वजह से वो सिस्टम एक्सीलरेट होने वाला है, और उसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल मास का। तो ये बताओगे कि टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना बनेगा। तो ड्राइविंग फोर्स अगर तुम देखोगे तो 35 और 5 तो उसको नीचे की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, तो दोनों ऐड कर देंगे। लेकिन जो 10 है वो अपोजिट है, तो इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। और अपॉन टोटल मास की जगह 3.5 आएगा। बोलो, तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आया। इस सिस्टम का एक्सीलरेशन 30/3.5 आया। छोड़ दो इसको ऐसे ही फिलहाल, एक्सीलरेशन निकल आया। और ये एक्सीलरेशन किधर की तरफ है, और ये एक्सीलरेशन ए नीचे की तरफ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिड पॉइंट पे टेंशन। तो मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तो एक काम करो, मिड पॉइंट पे हम इसको कट कर देते हैं। और कट करने के बाद जरा ध्यान से देखना, फिर से इसका एफबीडी बनाते हैं। तो कट करने के बाद ये हो गई आधी रोप। नीचे वाला हाफ ले लो या ऊपर वाला हाफ ले लो, कोई भी हाफ कंसीडर कर लो। मैंने नीचे वाला हाफ कंसीडर किया है। तो इस नीचे वाले हाफ का ये वाला मास बताओगे कितना होगा। ये मास हो जाएगा 0.25, ये मास है 2 kg। और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है, ये वाला टी। देखो ध्यान से, और कौन सा फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन जो नीचे लग रहा है। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर वेट कितना लग रहा है, इस पूरे सिस्टम का वेट कितना है। तो इस पूरे सिस्टम का वेट है 2.25 g, यानी कि 22.5 न्यूटन। और ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है 30/3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हम लोग फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे। कौन सी इक्वेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, लेकिन अब लगाएंगे सिर्फ आधे के लिए, क्योंकि आधे पे लगाने से हमको वो टी मिल जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो हमको पता ही है 30/3.5 इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। बताओगे नेट ड्राइविंग फोर्स में क्या क्या लिखा जाए। नीचे की तरफ टोटल कितना है, तो नीचे की तरफ टोटल है 22.5 प्लस 5, और टी ऊपर है, तो लिखेंगे इसको -t अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास की जगह 2.25 आएगा। तो यहां से सॉल्व करके टी निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जिस भी पॉइंट पे हमको अगर निकालना है टेंशन, तो वहां पे हम सिस्टम को कट कर देंगे। कट करने के बाद लोअर हाफ को कंसीडर कर लो या ऊपर अपर हाफ को कंसीडर कर लो, कोई भी कंसीडर कर लो, सेम टी आएगा। और फिर से यही वाली रिलेशन लगा दिया है, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है छोटा बड़ा तो बताइए। सर हाँ, ये जो मैंने एक इक्वेशन अभी लिखी है, इसको तुम्हें दिमाग में बिठाना है, और इसी के ऊपर हम लोग जरा फोकस भी करेंगे। है तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ही, F इक्वल टू ma है, बस उसमें F को हम लोग बोल रहे हैं नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स में हम लोग क्या करते हैं ना, कि जो फोर्स ड्राइव कर रहा है और जो अपोज कर रहा है, अपोज वाला हम उसमें से हटा देते हैं, तो नेट बन जाता है। मतलब सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है, टोटल चलाने वाला। बोलिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो जरा एक क्वेश्चन फिर से बताना, कोई डाउट नहीं है तो।
मान लेते हैं कि ये एक कैपिटल एम है, ठीक है, और एक ये रोप है, ये रोप है एम कॉमा एल का, हालांकि लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर फोर्स एफ लगा के हम खींच रहे हैं इसको, ठीक है, और स्मूथ सरफेस है, कोई रफ फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ठीक है। इसका ये वाला पॉइंट ए है और मिड पॉइंट इसका बी है, तो हमें निकालना है फाइंड टेंशन एट ए एंड बी। देखो टेंशन एट ए एंड बी निकालना है। देखो इसमें, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग इस पूरे को कंसीडर करेंगे। तो इस पूरे को अगर कंसीडर करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला देखना ध्यान से, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट ड्राइविंग फोर्स के नाम पे तो सिर्फ एफ आएगा, और टोटल मास के लिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आएगा। देखो इतना क्लियर है? सबसे पहले बताओ पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। अब अगर हम सिर्फ इसका एफबीडी बनाएं, ऋषभ आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसको या तो सही करो। हाँ, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। कैपिटल एम के ऊपर इधर की तरफ लग रहा है टी ए, ध्यान से देखो तो, और इस कैपिटल एम का एक्सीलरेशन कितना है? तो इसका एक्सीलरेशन तो हम निकाल ही चुके हैं, एक्सीलरेशन आया इसका एफ अपॉन एम प्लस एम। तो सिर्फ कैपिटल एम के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा दें, एक्सीलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ से तुम्हें टी ए तो मिल गया, टी ए की वैल्यू मिल जाएगी एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। अब अगर तुम्हें टीबी निकालना है, तो टीबी निकालने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बी पॉइंट पे उस रोप को कट कर दें, और कट करने के बाद देखना मैं आधी रोप का बना रहा हूं, आधे रोप का एफबीडी। तो आधे रोप का एफबीडी अगर बना रहे हो तो आधे रोप का मास हो गया m/2, एफ इधर की तरफ लगेगा और टीबी इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। ध्यान रखना एक बात का, बी पॉइंट पे जो टेंशन है वो राइट साइड वाले पोर्शन पे लेफ्ट में लग रहा है, और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे राइट में लग रहा है, दोनों को पुल कर रहा है वो। बात समझ में आई ना? तो अगर हम राइट साइड वाले पोर्शन का एफबीडी बनाते हैं तो उसमें टीबी पीछे की तरफ दिखाएंगे, और अगर लेफ्ट वाले का बनाते हैं तो उस पर टीबी आगे राइट साइड में दिखाते हैं। और एक्सीलरेशन कितना है इसका? एक्सीलरेशन इसका है एफ अपॉन एम प्लस एम। तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? एफ माइनस टी बी अपॉन टोटल मास, टोटल मास की जगह m/2 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके टी बी निकालो, देखो क्या मिलता है। ये टी ए आ गया, उधर से टी बी आ जाएगा। बस यही एक इक्वेशन है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। हाँ, किसके ऊपर यूज कर रहे हैं वो हमें केयरफुली चूज करना है। बोलिए। क्लियर है? अब देखो कॉन्सेप्ट फिर से यही रहेगा। अब हम लोग भले ही पुली वाले प्रॉब्लम में भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, देखना जरा ध्यान से। सिचुएशन चेंज कर दे रहे हैं। ये स्मॉल एम है और इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है ये कैपिटल एम, ठीक है। देखो जब तक फ्रिक्शन नहीं आ रहा है तब तक सब सरफेसेस स्मूथ ही लेके चलनी है, स्मूथ सरफेस है। तो हमें निकालना है फाइंड
एक्सीलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। पहले ट्राई करो अपने आप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मार्क कर लो। तुम्हें क्या लगता है कौन किधर जाएगा? तो भाई ये जो है नीचे जाएगा और ये जो है ये आगे जाएगा, ठीक है। अब देखो टेंशन इंटरनल है, टेंशन से मतलब नहीं है, एक्सटर्नल कौन है? तो एक्सटर्नल तुम ध्यान से देखो तो इसका mg है, और है कहने को तो इसका भी mg है, लेकिन ध्यान से देखो जो कैपिटल mg है ना, कैपिटल mg उसको एक्सीलरेशन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कैपिटल mg एक्सीलरेशन से 90 डिग्री पे है। हाँ, स्मॉल mg जो है वो एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि स्मॉल mg एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है। ये एंगल 90 होने की वजह से ये ना तो सपोर्ट कर रहा है और ना अपोज कर रहा है, मतलब इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सिस्टम को चलाने में। ये 90 डिग्री एंगल है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता तो सपोर्ट करता, एक्सीलरेशन के अपोजिट होता तो अपोज करता। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो एक्सीलरेशन जब हम लोग लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स सिर्फ mg बनेगा, और अपॉन टोटल मास की जगह m प्लस एम बनेगा। तो एक्सीलरेशन तो इसी से आ गया सीधे सीधे। अच्छा, टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए तुम दोनों में से किसी एक का एफबीडी बना सकते हो, इसका बना लो या इसका बना लो, किसी का भी बना लो। तो अगर कैपिटल एम का बनाओगे तो कैपिटल एम को चलाने वाला कौन है? कैपिटल एम को चलाने वाला तो टेंशन ही है, क्यों भाई? तो टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू ए मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आ जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम जी अपॉन एम प्लस एम। देखो बताओ कहाँ डाउट है, किस स्टेप में डाउट है? आ गया सर। ऐसे ही मान लो कि अगर इस तरह से है, एक मास ऐसे रखा हुआ है और एक मास इधर रखा हुआ है, इधर m1 है, इधर m2 है। या एक काम करो, इसको 30 ले लो, इसको 60 ले लो, ये भी 2 kg है, ये 3 kg है, और टेंशन t है। तो फिर से हमें यही निकालना है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। सर 2√3 - 3। देखो इसमें क्या है ना कि इसमें इनके जो वेट हैं उनका एक कंपोनेंट एक्सीलरेशन में सपोर्ट करेगा। अब हमको ये भी नहीं मालूम कि किधर की तरफ जाएगा। इधर की तरफ है 2g sin 60 और इधर की तरफ है 3g sin 30। तो कौन बड़ा है सबसे पहले? 2g sin 60 बड़ा है या 3g sin 30 बड़ा है? भाई जिधर की तरफ ज्यादा फोर्स होगा उसी तरफ जाएगा। तो 2g sin 60 निकालोगे तो ये √3 इंटू जी बनेगा, क्यों भाई? और 3g sin 30 निकालोगे तो ये 15 बनेगा। तो ये वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ a होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा a से। तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। तो नेट ड्राइविंग फोर्स में इस बार 2g sin 60 में 3g sin 30 माइनस होगा और डिवाइडेड बाई 2 + 3 होगा, क्यों भाई?
तो ये 2 टाइम्स √3 माइनस 1.5 आएगा क्यों भाई? देखो जरा सॉल्व करके। यस सर ये √3 माइनस 1.5 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.11 के आसपास आता है, 0.116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम 0.12 लिख सकते हैं, बोलो। और t निकालने के लिए किसी एक का एफबीडी बना लो, जैसे केवल हम m1 का बना लें अगर, तो m1 के लिए लिखेंगे t माइनस 3g साइन 30, ये हो गया नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से t आ जाएगा। m1 को चलाने वाला कौन सा फोर्स है? m1 को चलाने वाला है t माइनस 3g साइन 30, तो नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। पहले हमने वो इक्वेशन लगाई कंप्लीट सिस्टम के लिए, फिर वही इक्वेशन लगाई m1 के लिए सिर्फ, तो t निकल आया। एक्सेलरेशन 0.464 है। गलत निकाल दिया मैंने। एक्सीलरेशन √3 माइनस 1.5, अच्छा इंटू 2 करना था, मैंने डिवाइडेड बाई कर दिया। पॉइंट, हाँ सही कह रहा हूँ, 0.46 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सही कर लो इसको, तो यहाँ से t निकल आएगा। बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो इसमें सिंगल 2 बॉडी सिस्टम ऐसे मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है, सेम एक्सीलरेशन है, उसके हमने कई सारे एप्लीकेशंस देखे हैं, ठीक है ना। बट बहुत सारे केसेस हैं जिसमें से हम लोगों ने कुछ सेलेक्टेड ही अभी देखे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि कुछ जो नहीं देख पाए टाइम की वजह से, वो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको भेज देता हूँ, तो आप उनको जरूर कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के पहले, तो हम आगे बढ़ पाएंगे फिर, ठीक है। Yes, sir. है तो यही इक्वेशन कि नेट एक्सीलरेशन इज टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, बस। ठीक है, फिर इसमें आज यहीं तक रखते हैं।